Hello students, welcome to core classes. Students, you know that कि अभी जून 2024 के रिगार्डिंग अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं जून में। और इस सेशन में बीएससी स्टूडेंट्स जो हैं, जनरल स्टूडेंट्स, तो और उसके अलावा बीएससी जो स्पेशलाइज्ड केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली वीडियो बनाई गई है। और कोर्स कोड है BCHCT131। और यू नो दैट इसके अलावा हमारे प्लेलिस्ट में BCHCT131 के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। और सेशंस वाइज और अकॉर्डिंग टू लेक्चर्स, लेक्चर्स के अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और वो क्वेश्चंस कहाँ पे आपको सॉल्यूशंस का मिल सकता है उसके रिगार्डिंग भी वीडियो है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जून 2023 और पिछले साल जो हैं उन सब की वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आपके लिए। और इसके अलावा इस सेशन में आज जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वो है BCHCT131 में जो जून 2024 के लिए जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ब्लॉक 1 के लिए, और उसके सॉल्यूशंस के साथ हम ये वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। और आई होप ये आपका टाइम ज़रूर सेव करेगी, क्योंकि इसमें आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स को लगता है कि अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है प्रिपरेशन के लिए, पूरा सिलेबस प्रिपरेशन करने के लिए आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो ये यूनिट फर्स्ट और ब्लॉक फर्स्ट में जो यूनिट्स हैं, और ये स्टार्टिंग से की गई है वीडियो। यूनिट 1 में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब के लिए कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, और आपके जो पिछले ईयर में क्वेश्चन पेपर्स आए थे उनमें कैसे क्वेश्चंस आए थे वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। और उनके आंसर्स भी इसी वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। और ये ऑब्वियसली आपका टाइम जरूर सेव करेगी, आपको सॉल्यूशंस ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को रेफ़र कीजिए और कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को रेफ़र करते हुए या आप इसमें BCHCT131 के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 4 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। यहाँ पे एनी 4 पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्टली राइट पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूछा जा सकता है। तो आपको जस्ट इनके पोस्टुलेट्स देने होंगे। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। डाल्टन ने ये बोला था कि जो मैटर है वो एटम से मिलके बना हुआ, और एटम फर्दर डिविजिबल नहीं है। तो सबसे छोटा जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे मैटर बना है, वो एटम ही होगा। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे सभी सेम होंगे, मतलब आइडेंटिकल, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकती हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट masses। तो जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं उनकी मासेस सेम नहीं हो सकते, ऐसा हो सकता है। और ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पोस्टुलेट इंक्लूड है। कंपाउंड इज स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं उनको कंबाइन किया जा सके तो जो यूनिट फॉर्म होती है उसको हम कंपाउंड नाम देंगे। तो ये थे पोस्टुलेट्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोहर एटॉमिक मॉडल को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें पोस्टुलेट्स भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 99% ये हर ईयर में इसको क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाता है एग्जामिनर की तरफ से। तो पोस्टुलेट्स है, इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में
ही न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है और उसका पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम होगा जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस में फॉल नहीं करता है वो और पर्टिकुलर एनर्जी रेडिएट करता है. ईच ऑर्बिट इज नोन एज स्टेशनरी स्टेट. Electron cannot radiate energy when it is an allowed orbit. And angular momentum it can be given by integral multiple of h upon 2 pi. ये इंटेग्रल मल्टीपल में n का वैल्यू आप स्टार्ट कर सकते हो ये वेरियस नंबर्स में, तो आपको पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितना एंगुलर मोमेंटम है वो आपको पता चल जाएगा. और इसको आप MVR जो है एक्चुअली इट इज़ एंगुलर मोमेंटम, इसको आप स्मॉल p के साथ डिनोट करते हो और उस स्मॉल p का वैल्यू होता है MVR. सो दिस एंगुलर मोमेंटम इज द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. और इलेक्ट्रॉन जब भी इलेक्ट्रॉन व्हेन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट इट रेडिएट्स एनर्जी और द फ्रीक्वेंसी इज इमिटेड और absorbed, and this energy change can be written as h nu, where h is the Planck constant and nu is the frequency. राइट लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी. अगर किसी क्वेश्चन पेपर में बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स पूछे होते हैं उसके साथ ही कई बार इसका लिमिटेशन या फिर अलग से 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. तो आपको इसके पॉइंट्स क्या लिखने हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, वीडियो में नोट कर सकते हो, रीड कर सकते हो. फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट वेल एक्सप्लेन. जो हाइड्रोजन है एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1 उसका स्ट्रक्चर जो है उसका स्पेक्ट्रा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया बोहर की तरफ से. And it is not able to explain the spectrum of multi-electron atoms. और ये हेटेरो एटम्स को के जो स्पेक्ट्रम है उसको एक्सप्लेन नहीं करता है. ये इट एक्सप्लेन्स द स्पेक्ट्रम रिगार्डिंग होमो एटॉमिक ऑर्बिटल्स. दिस theory does not explain how molecules are formed from atoms. ये सिर्फ इतना बताता है कि if the atoms get joined then it can form molecules, but उसके regarding spectrum क्या और concept क्या है उसके पीछे उसका mechanism क्या है उसको explain नहीं करता. It does not recognize the wave properties of electron. 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है RH का वैल्यू, रेडबर्ग कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए मीटर या सेंटीमीटर में. कोई भी एक वैल्यू आप यहाँ पे जो देख रहे हो वो नोट कर लीजिएगा, ये हो सकता है 1 मार्क के लिए आएगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या डिपिक्ट करती है? डिपिक्ट्स द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट through space as oscillates electric and magnetic fields. These fields are mutually perpendicular और ये खुद भी एक दूसरे के साथ perpendicular होती हैं और propagation of light के जो direction है उससे भी perpendicular होते हैं. And define wavelength. 6th question is define wavelength. वेवलेंथ एक्चुअली अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इट इज़ अ लेंथ ऑफ द वेव, बट एक्चुअल में जो डेफिनेशन है आपको पता है कि वेव इज फॉर्म्ड बाय अ क्रेस्ट एंड अ ट्रफ. एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिला के एक वेव बनता है. सो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट और 2 ट्रफ. किसी भी 2 क्रेस्ट सक्सेसफुली क्रेस्ट या फिर 2 सक्सेसफुली ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको वेवलेंथ बोलेंगे. एंड इट हैज़ यूनिट मीटर एंड सिंबल इज लैम्डा. और अगर फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन आ जाए, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली इट इज़ द नंबर, तो डेफिनेशन भी वहीं से स्टार्ट होगा. नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल इन 1 सेकेंड. द फ्रीक्वेंसी वर्ड डिपिक्ट्स द नंबर इन द 1 सेकेंड. अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पूछा है तो आप वहाँ पे बोलोगे द नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल इन 1 सेकेंड. एंड सिंबल इट इज डिनोटेड बाय
new and it has unit hertz. Or 1 hertz is equals to per second. Per second means 1 upon second. With the help of mathematical expression, you have to explain, you have to give the relation between wavelength and frequency. Wavelength is denoted by lambda, we know that. Frequency is denoted by nu. Actually, lambda is inversely proportional to nu. So, अगर proportionality sign हटाएंगे तो वहाँ पे हम लगाएंगे constant. So, that constant is denoted by c. C is actually the velocity of light. We have no the particular value velocity of light. ये हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. Express the relationship between wave number and frequency. Wave number is denoted by nu bar. So nu bar is inversely proportional to frequency. So we know that lambda का वैल्यू अभी अभी हमने पढ़ा है c by nu है. तो अगर इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा और इस तरफ आ जाएगा न्यू बाय सी. सो वही हमने बोला है कि अगर जो रिलेशन है ये दोनों ही फॉर्मूलाज इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए. न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा और इट इज इक्वल्स टू न्यू अपॉन सी. न्यू इज द वेव नंबर एंड इट हैज़ यूनिट मीटर इनवर्स. क्योंकि लैम्डा का यूनिट मीटर है तो अगर हम वेव नंबर बोलेंगे तो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द लैम्डा. सो इट हैज़ यूनिट मीटर पर मीटर. नेक्स्ट है न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूला को लेकर है. अ लाइट हैज़ फ्रीक्वेंसी गिवन 10⁻15 हर्ट्ज और उसका हमें वेवलेंथ निकालना है. इट मीन्स वी हैव टू गिव द रिलेशन between frequency and wavelength. तो frequency and wavelength how they are related. Lambda is equals to c upon nu. तो c जो value है it is a constant velocity of light. We have to know the value of c 2.998 into 10⁸8. तो frequency जो है उसका value हमने लिख दिया. We know that if the same base are in the division sign then we have to subtract their parts. तो हमने क्या करा जो ये वैल्यू है इसके हमने जो इस नंबर को न्यूमरेटर में है ये पार. तो अगर हम इसे डिनोमिनेटर में है अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये जो पार है वो नेगेटिव हो जाएगी. सो दे आर द सेम बेस एंड हैव multiple sign between them. So we have to add the both of the parts. तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 8 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस माइनस तो 8 माइनस 15 हो जाएगा -7. इट इज़ इन द मीटर. सो लैम्डा जो है जो इसका वैल्यू है 10⁻⁻7 है. तो इसका वैल्यू हमें एक चेंज करना पड़ता है नैनोमीटर किसी और सब यूनिट में. तो वो यूनिट एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है माइक्रोमीटर भी हो सकता है नैनोमीटर भी. बट जनरली हम वी कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन form of nanometer. We know that 1 meter is equals to 10⁻9 meter or we can say that 10⁻⁹. अगर ये इस तरफ चला जाएगा लेफ्ट में तो ये बन जाएगा 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर. इट मीन्स जहाँ पे भी 10⁻⁹ मीटर लिखा होगा then we can write it as 1 नैनोमीटर. तो हमने क्या किया हमने इन दोनों को क्या किया डिवाइड किया जिसकी वजह से मेरे पास ये आंसर है. अब भी मेरा जो काम है वो है वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द नैनोमीटर. तो यहाँ पे देखिए मैं इस वैल्यू को इसका डेसिमल मैं राइट की तरफ शिफ्ट करूँगी. कितने डिजिट को किया 1 2. तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूँगी 100 के साथ. 100 मीन्स 10⁻². इट मीन्स वी हैव बोथ द बेसिस इन द डिवीजन साइन. तो अगर ये पार न्यूमरेटर में जाएगी तो जैसे पहले हमने किया था वो नेगेटिव हो जाएगी. देखिए बेसिस सेम मल्टीप्लिकेशन साइन देन वी हैव टू ऐड बोथ द पार्ट्स. तो दोनों पार्ट्स को ऐड किया तो क्या आया
-9। तो मैंने क्या बोला था कि 10⁻⁻9 मीटर जहाँ पे भी लिखा है वहाँ हम उसको क्या लिखेंगे, नैनोमीटर। सो दिस इज द एक्चुअल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, write short note on black body radiation. Actually, the perfect black body is one which absorbs all types of radiations falling on it. जितने भी रेडिएशन फॉल करेंगी सबको वो एब्जॉर्ब करेगी बॉडी, उस बॉडी को हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इट इज़ द रेडिएशन इमिटेड बाय यानी ब्लैक बॉडी। और जो ब्लैक बॉडी है इट कैन एक्ट एज एब्जॉर्बर एज वेल एज रेडिएटर। मतलब ये एनर्जी, ये जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब भी करता है, उसको रेडिएट भी करता है। वी कैन सी हियर डायग्राम, दिस इज एक्चुअली ब्लैक बॉडी, इट इज़ अ हॉलो ब्लैक बॉडी। और यहाँ पे इनकमिंग रेडिएशन है, और यहाँ पे क्या होगा जब ये लाइट रेडिएशन एंटर करेगी इस ब्लैक बॉडी के अंदर, तो ये इट कैन स्ट्राइक विद ऑल द वॉल्स ऑफ द ब्लैक बॉडी, जिसकी वजह से उसका क्या बन जाएगा, उसका जो एनर्जी डिलीवर होगी उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, एंड इट कैन एमिट द रेडिएशंस विद अ स्मॉल ओपनिंग। मतलब यहाँ पे एक होल है जिसमें वो रेडिएशन है वो एंटर करेगी। और जो रेडिएशन है दैट एंटर्स थ्रू द स्मॉल ओपनिंग इज रिफ्लेक्टेड रिपीटेडली फ्रॉम द वॉल्स अंटिल ऑल द एनर्जी इवेंचुअली बिकम्स एब्सॉर्ब, जैसा कि मैंने अभी बताया था। Only black body radiates maximum amount of energy. It radiates same amount of energy as it absorb. जितना अमाउंट वो एब्जॉर्ब करती है ऑलमोस्ट उतना ही वो रेडिएट करती है। ये शॉर्ट नोट है, ऑब्वियसली 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। डिस्क्राइब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और द क्वेश्चन विल कम्स एज राइट शॉर्ट नोट ऑन photoelectric effect. Firstly we have to give definition. The emission of electrons when metals are irradiated with UV light is known as photoelectric effect. कोई भी मेटल सरफेस है उसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है तो उसमें मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनमें से जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और वो एमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल इलेक्ट्रॉन्स। उन स्पेशल इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो मीन्स प्रेजेंस ऑफ लाइट। द इलेक्ट्रॉन्स so emitted are known as photoelectrons, and they are differentiate them from electrons remaining inside the metal atom. मेन फीचर उसका क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने होते हैं उसके लिए मिनिमम कितना फ्रिक्वेंसी चाहिए, उस फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, एंड इट इज डिनोटेड एज न्यू नॉट। अगर मिनिमम फ्रिक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है पर्टिकुलर मेटल के लिए, उससे कम अगर फ्रिक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। If the frequency of incident light less than nu naught, then photoelectron are not emitted. अगर वो frequency high हो जाएगी, then it can increase the velocity of photoelectrons. The difference h nu minus h nu bar, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, इट इज़ ट्रांसफर्ड एज काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि जब भी यूवी लाइट फॉल करती है मेटल सरफेस पे तो उसमें इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन में आते हैं, एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, हाफ mv²। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि h न्यू minus h nu naught is equals to kinetic energy, that is half mv²। इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ऐसे लिख सकते हैं।
तो आज के ये क्वेश्चंस हैं और उसके अलावा ब्लॉक 1 में ये फर्स्ट पार्ट है। ब्लॉक 1 में इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें आपको कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को रेफ़र कीजिए और अपने नोट्स के इन्हीं नोट्स के साथ एक हेल्प से आप वीडियो को में क्वेश्चंस आंसर्स को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। एंड उसके अलावा जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप इन क्वेश्चंस को रीड कीजिए और रिवाइज कीजिए। थैंक यू।